ऑलराइट एवरीवन, तो अब हम आ जाते हैं अपनी अगली क्लास के ऊपर। हमने सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ था पिछली क्लास के अंदर। अगर आपने नहीं किया, अगर आप डायरेक्ट जंप करने की कोशिश कर रहे हैं क्लासेस को, तो बिल्कुल भी ना कीजिए। कोर्स को आपने फ्लो में लेना है ताकि आप उसको सही से समझ पाएँ। अच्छा, मैं सॉफ्टवेयर को अब हम क्लोज़ कर देंगे। इसका काम हमारा हो चुका। हमने अब प्रोग्रामिंग सीखनी है, स्क्रिप्टिंग सीखनी है। वो सीखने के लिए अगर आप इसका जो विजुअल स्टूडियो हमने इंस्टॉल किया था उस पर चाहें तो उसके ऊपर भी कर सकते हैं, बट फॉर बिगिनर्स, फॉर स्टार्टर वो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाता है कि उसकी सेटिंग्स वगैरह परेशान करती हैं। और ये बहुत ज़्यादा हुआ है। मैं जब पढ़ाने बैठता हूँ बच्चों को तो वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो क्या करना है, मैं आपको एक बहुत ही आसान टूल दूंगा जिसमें आप कोई भी हो, आप कितने भी बिगिनर हो, आप मेरे साथ फॉलो कर सकते हो और सी शार्प को समझ सकते हो। सी शार्प प्रोग्रामिंग हम इसमें यूज़ करेंगे। तो मैं गूगल क्रोम में आता हूँ और गूगल क्रोम में आने के बाद आपने लिखना है onlinegdb.com। लिंक आपको मिल जाएगा नीचे कहीं पे। ये आपके पास सॉफ्टवेयर आ जाएगा। इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। ये टोटली फ्री सॉफ्टवेयर है। मैं ज़रा अपनी स्क्रीन को साइड पे कर लूँ, यस, और छोटा भी कर लेता हूँ। मुझे यहाँ नहीं देखना, आपने थोड़ा स्क्रीन को और से देखना है यहाँ पे इस क्लास। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप प्रोग्रामिंग सीखेंगे मेरे साथ साथ, और बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। कोई इसमें साइन अप लॉगिन नहीं चाहिए, कुछ आपको इंस्टॉल नहीं करना कंप्यूटर के अंदर, कोई आप में कोई एरर वगैरह नहीं आएंगे। बिल्कुल मुझे फॉलो कर रहे हैं, बड़े आराम से मेरे साथ समझ सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा। फिर जब विजुअल स्टूडियो पे आएंगे तो आपके पास सिर्फ एक हर्डल रहेगी कि सॉफ्टवेयर को सेटअप आप करना समझना है। ये काम तो आपका हो चुका। सिंटेक्स तो आपको समझ आने लगेंगे। तो यहाँ आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रोग्राम लिखा हुआ है ये सी लैंग्वेज है, और सी लैंग्वेज हम यूज़ नहीं करने वाले। हम यूज़ करने वाले हैं सी शार्प। सी शार्प इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, और उसको मैं आपको बताऊंगा आगे। बट पहले तो प्रोग्रामिंग समझिए ना, हमने होती क्या है प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर ऊपर टॉप राइट पे आपने आना है, सेलेक्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ से आप ले लेंगे सी शार्प। जब मैं सी शार्प लूँगा तो ये आपके पास सी शार्प प्रोग्रामिंग का एक बेसिक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये जो ब्राउन कलर से लाइनें हैं इनको आप मिटा दें, ये आपको परेशान करेंगी। और इन लाइनों में थोड़ा थोड़ा मैं गैप दे देता हूँ, और थोड़ा सा मैं अपने फ़ॉन्ट के साइज़ को भी इंक्रीज़ कर दूँगा। ऑलराइट, और फ़ॉन्ट का साइज़ आई गैस मुझे ये माउस व्हील से इंक्रीज़ करना होगा। येस, दिस इज़ गुड नाउ। ओके, तो हमारी विंडो सेटअप हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं ये जो आपके पास सामने लिखा हुआ है ना, ये एक प्री डिफाइंड कोड है, पहले से बना हुआ कोड। ये प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है जो कि हर दफ़ा ऑलमोस्ट सेम ऐसे ही होगा। जो पहली लाइन है यूजिंग सिस्टम, इसका मतलब ये सिस्टम के नाम से एक नेम स्पेस है। नेम स्पेस क्या होती है आगे देखेंगे। यानी एक समझ लें आप, सिस्टम के नाम से एक इंस्ट्रक्शंस का सेट है जिसके अंदर जितनी सारी बातें हैं वो इस प्रोग्राम के अंदर हमने इन्वॉल्व कर दी हैं, यानी वो सारी चीज़ें प्रोग्राम को समझ आएंगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास बहुत सारी सिंटेक्स होते हैं, जो बहुत सारी इसेंशियल चीज़ें होती हैं सी शार्प करने के लिए, वो सिस्टम के नाम से फंक्शन में होती हैं, एक नेम स्पेस में होती हैं, और वो तमाम जो चीज़ें हैं हमने अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर दी हैं। उसके बाद हम बना रहे हैं एक क्लास। ये क्लास, इस क्लास का नाम है हेलो वर्ल्ड। आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं क्लास का नाम चेंज करूँगा, मैं बिल्कुल ये नहीं करूँगा। इसका नाम मैं कर देता हूँ कुछ भी। इस क्लास का नाम मैं कुछ भी कर देता हूँ, जैसे पांडा। तो ये पांडा हो गई, हमने क्लास बनाई है पांडा के नाम से। अब क्लास क्या होती है देखेंगे आगे अगली क्लास में, अभी परेशान नहीं होना। ये हमने क्लास बनाई है। ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं ये डिफाइन करते हैं हमारे जितनी भी सी लैंग्वेजेज हैं, सब में कर्ली ब्रैकेट्स, या मे बी या इवन अदर लैंग्वेजेस जावा वगैरह के अंदर भी, कि कहाँ से आपका जो ये पार्ट है शुरू हो रहा है और कहाँ ख़त्म हो रहा है। आसान से आसान लैंग्वेज बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये जो हमारा पांडा है यहाँ शुरू हो रहा है और यहाँ नीचे ख़त्म हो रहा है। और इस पांडा के अंदर एक स्टैटिक वाइड मेन के नाम से एक मेथड है, एक फंक्शन है, और वो फंक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो रहा है। अब क्या क्या बातें बताई मैंने। ये आपकी जो है नेम स्पेस है, ठीक है, नेम स्पेस को हमने यूज़ किया है। ये आपकी क्लास है, क्लास डिक्लेयर की है। ये आपका मेथड है, मेथड बनाया है। और ये हमारी वो लाइन है जो कि एक्चुअल काम कर रही है। तो ये जो लाइन है कंसोल डॉट राइट लाइन, इसका मतलब यह है कंसोल में राइट कर दो, और क्या राइट कर दो, हेलो वर्ल्ड। और जो भी चीज़ आपके इस मेथड के फंक्शन के अंदर आएगी, मेन के फंक्शन में आएगी, तो वो आपकी एक्चुअल प्रोग्राम है, वो काम कर रही होगी। ओके, अगर कंफ्यूज हैं आप तो पिछले थोड़े से जो टाइम है उसको दोबारा से आपने देख लेना है, दोबारा से सुन लो आप। ये कितनी देर की क्लास हुई है, 4-5 मिनट आपने दोबारा देख लो, 3 दफ़ा देख लो, आपको समझ आ जाएगा ये जो मैंने बताया अभी। अच्छा, अब ये जो लिखा हुआ है कंसोल डॉट राइट लाइन, इसके अंदर मैं यहाँ जो लिखूंगा ना वो कंसोल में आ जाएगा। कंसोल कहाँ है, जब मैं रन का बटन प्रेस करूँगा नीचे जो हमारे पास आ रहा है ये कंसोल है। इसमें देखो आपके पास क्या लिखा हुआ आ गया, हेलो वर्ल्ड, क्योंकि मैंने यहाँ क्या लिखा था, हेलो वर्ल्ड। अगर मैं मिटा के कर देता हूँ पांडा, ठीक है, तो मैं रन करता हूँ तो आप देखो पांडा लिखा हुआ आ गया। नीचे आप देखो, अगर नहीं देख रहे तो नीचे आप देखो तो ये आ गया पांडा, अगर आप नहीं देख रहे तो।
तो हमने जो यहाँ लिखेंगे वो यहाँ कंसोल में आ जाएगा। अब मैं अगर यहाँ पे 2 लाइनें लिखता हूँ, कंट्रोल-C कंट्रोल-V, और मैं कह देता हूँ पांडा के अलावा कुछ और बताओ यार आप लोग, कंग-फू कर देते हैं यार, कंग-फू कंग-फू। तो अब क्या होगा, रन करूँगा मैं, नीचे आप देखो पांडा कंग-फू, कंसोल में वो 2 बातें लिखी हुई आ गई जो मैंने यहाँ लिखी। तो कंप्यूटर को एक प्रोग्राम बना के दे रहे हैं, कंप्यूटर में हम रन करते हैं, उस प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो नीचे आ जाता है। ये हमारा फ्लो है, इस पर आपने प्रोग्रामिंग को समझना है। अब सी शार्प आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, याद रहे 2023 चल रहा है, आपके चारों तरफ ट्यूटोरियल्स हैं, हर जगह आपको मिल जाएगा। ये जो मैंने पिछले 5-6 मिनट बताया ना, ये बड़े एसेंशियल थे, ये कोई नहीं बताता। फंस जाता है बंदा, यार ये क्या लिखना शुरू कर दिया उन्होंने, कंसोल डॉट राइट लाइन रीड लाइन और ये सब चीज़ें, और होए चला जा रहा है। आपको ये बात समझ आई कि जो मेन के अंदर जो मैंने यहाँ ये जो ब्रैकेट्स हैं, यहाँ जो 2 लाइनें लिखी हैं वो यहाँ एक्ट कर रही हैं। बिल्कुल सिंपली आपने वेबसाइट पे आना है और मेरे साथ साथ आपने एग्जैक्टली परफॉर्म करना है। ये करने के बाद आप जब रन करेंगे और जब ये हो जाएगा ना, आपको एक फील आएगी कि कुछ तो मैंने किया, कुछ प्रोग्रामिंग के अंदर मैंने परफॉर्म किया। नाउ इसी मेन के अंदर अब हम कुछ और करते हैं। ये जो कंसोल डॉट राइट लाइन थी ना, ये हमारी आउटपुट देने की लाइन है, कंसोल में लिख दिया। अब हम आते हैं एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं जिसको हम कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, वेरी क्या होता है, वेरी का मतलब ये होता है चेंज होती हुई चीज़। वेरिएबल एक ऐसी वैल्यू है जो कि चेंज हो सकती है, और एक प्रोग्रामिंग का बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वेरिएबल हमारे पास बहुत सारी तरह के होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। एक होता है हमारे पास इंटीजर, जिसको हम कहते हैं INT। एक होता है हमारे पास फ्लोट, जिसको हम कहते हैं फ्लोट ही लिखते हैं पूरा। एक होता है हमारे पास करेक्टर, जिसको हम CHAR से लिखते हैं, और बहुत सारे होते हैं। पहले आपने ये 3 समझ लेने बेसिक। इंटीजर का मतलब क्या होता है, जो लोग थोड़ा सा जिन्होंने मैथ्स वगैरह पढ़ी हुई है वो बिल्कुल आसानी समझ पाएंगे। इंटीजर हमारे पास नंबर्स को कहते हैं, तो इंटीजर आर होल नंबर्स, पॉइंट में नहीं हो सकते। फ्लोट हमारे पास पॉइंट में जो मौजूद हों वो नंबर होते हैं, और करेक्टर हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अगर हम प्रोग्रामिंग में कुछ इस तरह की चीज़ें यूज़ करना चाह रहे हैं जो नंबर्स हैं, जो कि पॉइंट्स में भी हैं, या जो करेक्टर्स हैं, तो वो हम इन नामों से इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, जो मैंने लाइन लिख दी ये यकीनन एरर दे देगी। क्यों? क्योंकि इस तरह की कोई चीज़ आप अपनी मर्जी से प्रोग्रामिंग नहीं सकते, जो लिखना चाहो वो होता जाएगा। प्रोग्रामिंग में सिंटैक्स होते हैं। ये कंसोल डॉट राइट लाइन एक फिक्स सिंटैक्स है, इसको इस तरह से लिखना होता है, और आखिर में ये टर्मिनेटर आ रहा है, ये लाइन आ रही है, दिस इज़ योर टर्मिनेटर, जहाँ पे लाइन आपकी एंड हो रही है। तो ये बिल्कुल ऐसे लिखेंगे तो चलेगा। अगर मैंने कुछ भी चेंज कर दिया, अगर मैं यहाँ से एल मिटा दूंगा तो ये नहीं चलेगा। Ctrl+Z से आप अंडू कर सकते हैं। अच्छा, मैंने नीचे एक्स्ट्रा लाइन लिखी हुई, अगर मैं रन करता हूँ देखो एरर आ जाएगा। ये देखो, ये कंपाइलेशन एरर आ गया। ये आपके पास आ सकता है, और ये बिल्कुल आता है, बहुत ज़्यादा आता है। कोई बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। ये लाइन जो है ना, ये बिल्कुल फजूल है, इसका कोई मतलब नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा था। अगर मैं यहाँ से राइट लाइन में से एक एल मिटा देता हूँ और अब भी रन करता हूँ, तो आप देखो एरर आ जाएगा। और एरर आ रहा है कि भाई देखो, ये राइट आइन तो कुछ होता ही नहीं है, राइट लाइन होता है कुछ। इसको हम कहते हैं सिंटैक्स। और ये सिंटैक्स आपको बहुत सारे रटने नहीं है, कहीं नोट कर लो। सी लैंग्वेज जो C# हम करेंगे और हम जो गेम डेवलपमेंट करेंगे, बहुत सारे सिंटैक्स आपको शुरू में नए आएंगे। वो सिंटैक्स आपने समझने हैं, कहीं पे आप नोट कर लो। वो आपके जब इस्तेमाल करते रहोगे तो आपको याद भी हो जाएंगे, और बड़े मुश्किल सिंटैक्स होंगे जब गेम डेवलपमेंट हम कर रहे होंगे। तो ये हमारा एक सिंटैक्स था, और ये इसका जो मतलब बन रहा है वही है, कंसोल के अंदर राइट कर दो लाइन, और जो मैं लिख दी कंग-फू और पांडा, तो मैं जब रन करूँगा, सही कर दिया मैंने, तो कंग-फू पांडा लिखा हुआ आ गया। अब बात कर रहे थे वेरिएबल की। अब वेरिएबल क्या होता है, अगर मैं यहाँ प्रोग्राम में आऊँ और मैं यहाँ लिखता हूँ इंटीजर, और मैं इसका नाम रखता हूँ x, जैसे हम वेरिएबल अलजेब्रा में करते हैं, =3, इंटीजर y = 6। अब इंटीजर z = x + y, ये मैं टाइप कर रहा हूँ बिल्कुल सिंपली। तो एक इंटीजर है x जिसकी वैल्यू हो गई 3, अलजेब्रा की तरह समझो आप। एक इंटीजर है y जिसकी वैल्यू हो गई 6। एक इंटीजर है z जिसकी वैल्यू हो गई x + y, तो z की वैल्यू क्या हुई, 9 होनी चाहिए। तो अब मैं अगर कर देता हूँ पांडा की जगह, पांडा मिटाता हूँ, मैं सब मिटाऊंगा, मैं सारे कॉलम शॉलम, और कर देता हूँ z, और कंग-फू ही मिटा देता हूँ, मैं बिठाता आ इस लाइन को। अब मैं रन करूँ तो जो z की वैल्यू है वो आनी चाहिए। मैं रन करूँगा तो नीचे z की वैल्यू आ गई, आप देखो यहाँ पे 9। क्लियर है? यहाँ पे गौर से देखो 9 आ गई। अगर मैं यह करता हूँ z + x + y, अब क्या होना चाहिए, z की वैल्यू है 9, x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 6, तो इट्स 9 + 9 18। तो अब मैं रन करूँगा तो z + x + y 18 हो गई। अगर मैं ये माइनस कर देता हूँ इस तरीके से, तो जो आखिरी वैल्यू है y की माइनस से आएगी और 6 आ गई। आप करके देख सकते हैं, z में x प्लस करें और y माइनस करें तो आंसर आपका 6 आ रहा होगा।
तो ये इस तरीके से प्रोग्राम चलता है। ये हमने इंटीजर्स बनाए हैं कुछ। अब ऐसे ही एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं इस क्लास में देने वाला हूँ, ये आपकी जो है ना, मैं आप यकीन मानो अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते थे आज तक, बड़ी आप समझ लो आपके लिए गिफ्ट है ये क्लास, अगर आप मेरे साथ साथ चल रहे हो और इसको परफॉर्म कर रहे हो। अब मैं आपको ये चीज़ समझाने वाला हूँ, वो है कंडीशनल स्टेटमेंट, कि कोई कंडीशन कैसे बनानी है। ये तो प्रोग्राम वो हो गया ना, जो लिखा वो हो गया। प्रोग्राम कोई डिसाइड करे, कोई डिसीजन ले, वो कैसे लेगा प्रोग्राम? उसके लिए जो वर्ड है वो है इफ़, IF, इफ़ मीन्स अगर। अगर तो ये हो तो ये करना, अगर तो ये हो तो ये करना। उर्दू में इफ़ को अगर कहते हैं। तो इफ़ क्या हो? इफ़ x या इफ़ z इज़ ग्रेटर देन 8, अगर तो z 8 से ग्रेटर देन है तो कुछ करना, या फिर एल्स इफ़ z इज़ लेस देन 8। ये सब मैं कीबोर्ड से लिख रहा हूँ, कीबोर्ड में बटन वगैरह आपको देना, तो होपफुली गेम डेवलपमेंट सीख रहे हैं, आपको आइडिया होना चाहिए। अब ये नहीं कहना कि आप कमेंट्स में आके क्वेश्चन में कि मुझसे मिल नहीं रहे थे बटन ये वाले, ये कहते हैं मेरे बच्चे आके। तो पहले आप बेटा कीबोर्ड वगैरह समझो, बेसिक समझो कंप्यूटर की, फिर आप इस चीज़ माना। अगर आप इन चीज़ों पर भी स्टक हो रहे हो, आप होंगे कुछ स्टूडेंट जो मुझे देख रहे हैं वो इन चीज़ों पर स्टक हो रहे होंगे। तो खैर, इफ़ z इज़ ग्रेटर देन 8, तो हम यहाँ करते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, हम यहाँ से ले लेते हैं, कट करता हूँ मैं, यहाँ पेस्ट करता हूँ, और हम कहते हैं z इज़ ग्रेटर देन 8। और मैं अगर z इज़ लेस देन 8 तो मैं यहाँ राइट कर दूँगा z इज़ लेस देन 8। और अब मैं प्ले करता हूँ, रन करता हूँ, तो आप नीचे देखो z इज़ ग्रेटर देन 8। क्यों भाई? z 9 था तो ग्रेटर देन 8 हमारा प्रोग्राम सोच रहा है, समझ रहा है और हमें आंसर दे रहा है। अगर मैं कह देता हूँ 6 की जगह इसको 3 कर देता हूँ, तो अब 3 + 3 6 होगा, ग्रेटर देन 8 नहीं होगा। तो मैं रन करूँगा तो आएगा z इज़ लेस देन 8। आई समझ? नहीं आई? एक छोटी सी एक्सरसाइज और करवाता हूँ, क्विकली करवा रहा हूँ, वाइंड अप करते हैं इस क्लास को एक्सरसाइज के साथ। और आपको अगर ये जो क्लास मैं करवा रहा हूँ, मेरे साथ आप खोलो सॉफ्टवेयर और मेरे साथ पूरा लिखो, बार बार जो मैं चीज़ें करवा रहा हूँ करो। ख़त्म करने के बाद अब आगे नहीं बढ़ना, बैठ के सोचो ये हुआ क्या है, अगर प्रोग्रामिंग सीखना आए थे, और फिर खुद सोच के इसके इस तरह की कुछ चीज़ें और बना के देखो, ट्विकिंग करो थोड़ी बहुत। और अगर आप वो कर पाए तो आप प्रोग्रामिंग समझ गए, आप यूनिटी का इंटरफेस समझ गए। लेट अलोन ये जो 2 क्लासेस मैंने अभी स्टार्ट में कराई हैं, इसके साथ ही अगर आप आगे बढ़ो ना, आप फिर यूँ ग्रैब करते जाओगे। और अगर आपने यहाँ ड्रॉप कर दी ना चीज़ें, तो आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है, फंस जाओगे, उलझ जाएगा दिमाग। तो ये हमने कर लिया। आगे आते हैं, अब मैं एक प्रोग्राम और बनाता हूँ। इंटीजर मैथ्स इक्वल्स टू 60, मैथ्स में 60 नंबर आए। इंटीजर साइंस इक्वल्स टू 70, साइंस में 70 नंबर आए। इंटीजर व्हाट एल्स वी हैव, उर्दू इक्वल्स टू 85, ज़्यादा अच्छे नंबर आ गए। इंटीजर इस्लामियात इक्वल्स टू 90। तो 4 सब्जेक्ट्स मैंने बना दिए जिनके 4 के मार्क्स हैं। अब मुझे इनकी परसेंटेज कलेक्ट करनी है। तो परसेंटेज किस तरीके से आती है किसी भी नंबर्स की, कि चारों नंबर्स को पहले जमा करना है और टोटल नंबर से डिवाइड करना है और फिर मल्टीप्लाई बाय 100। और ये सारा काम हम कहाँ करेंगे? ये सारा काम हमें फ्लोट में करना होगा, क्योंकि पॉइंट में आ सकती है परसेंटेज। तो पहले तो मैं एक फ़्लोट लूँगा और फ्लोट में करूँगा सम या टोटल मार्क्स। अब याद रहे, नंबर्स में आप, इस नामों में आप स्पेस नहीं दे सकते, टोटल स्पेस मार्क्स देंगे गलत हो जाएगा। तो इस तरह आपने प्रोग्रामिंग में देखा होगा, अंडरस्कोप आता है, शिफ्ट दबा के आप डैश का बटन दबाएंगे 0 के बराबर में कीबोर्ड में जो होता है, तो अंडरस्कोप, तो ये आपने लगाना होता है अपने वेरिएबल्स के नामों के बीच में। तो टोटल मार्क्स इक्वल्स टू, सॉरी फ्लोट के बाद इक्वल्स टू नहीं आएगा, फ्लोट टोटल मार्क्स इक्वल्स टू मैथ्स प्लस साइंस प्लस उर्दू प्लस इस्लामियात। ऑलराइट, तो फ्लोट में हमने सारे मार्क्स को ऐड कर दिया। आगे क्या करेंगे? फ्लोट परसेंटेज इक्वल्स टू टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय 400। ऑलराइट, पहले टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये स्टार होता है मल्टीप्लाई, एंड डिवाइडेड बाय 400। ये हमारा फॉर्मूला है टोटल मार्क्स का। आप मेरे साथ साथ परफॉर्म कर लो, कोई मसला नहीं। आप चेंजेस कैसे करोगे? आप सब्जेक्ट के नाम चेंज करो, थोड़े नंबर चेंज करो, और फिर देखना क्या होता है। और फिर चीज़ें वाकई में हो रही हैं, प्रोग्राम चल रहा है, नहीं चल रहा है, कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना रहे हैं हम आपके सामने। परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया हमने। अब आते हैं आगे क्या करते हैं, इसको प्रिंट करवाएंगे। तो कंसोल डॉट राइट लाइन, ये जो हमारी कमांड है, यहाँ हम क्या करेंगे? परसेंटेज को प्रिंट करवाएंगे, PER परसेंटेज। अब मैं रन करता हूँ तो मैं देखता हूँ 76.25% आई है इस बच्चे की।
ओके, तो अब मैं इधर नंबर कम करके देखता हूँ। मैं नंबर कर देता हूँ मैथ्स में 30, और अब मैं रन करता हूँ। देखो परसेंटेज गिर जाएगी, 68 हो गए परसेंटेज। द कैलकुलेटर इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। और हम आगे बढ़ते हैं। इसी कैलकुलेटर में मैं एक और चीज़ करूँगा। मैं आपके सामने इस कैलकुलेटर के अंदर एक इफ़ की कंडीशन डालूंगा कि इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 70 देन, अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ कि ए ग्रेड आया, बी ग्रेड आया, सी ग्रेड आया, चलो बल्कि वही कर लेते हैं। इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन 80 देन कंसोल डॉट राइट लाइन यू गॉट ए प्लस ग्रेड। ओके, ऐसा ही होता है। और फिर मैं यहाँ करूँगा इफ़ परसेंटेज इज़, अब मैं जानबूझ के एक एरर करता जा रहा हूँ, और फिर मैं आपको उसका, मैंने इसीलिए इसमें आगे मेरे दिमाग में आई ये बात, ये आपको समझानी है, तो मैं इसमें एक एरर कर रहा हूँ अभी, और इस तरीके से मैंने कर दिया। तो इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन 70 देन इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन 60 देन इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन 50। ओके, तो फिर आपके पास आ जाएगा खाली ए ग्रेड, देन 60 से प्लस पे क्या हो जाएगा बी ग्रेड, देन उसके बाद 50 से प्लस पे क्या हो जाएगा सी ग्रेड। ओके, अब मैं अगर रन करूँ, आप देखो क्या होगा, बहुत गलत होने वाला है। मैं रन करता हूँ, देखो यू गॉट 68 परसेंटेज तो आ गया, यू गॉट बी ग्रेड, यू गॉट सी ग्रेड, बी भी आ गया, सी भी आ गया। ऐसा क्यों हुआ? तो आप अगर गौर करो तो भाई अगर परसेंटेज 68 आई है तो 70 से तो ग्रेटर देन नहीं है, ये तो नहीं काम करेगा। जब हम ग्रेटर होगी तो काम करेगी ना ये लाइन। अगर 80 से ग्रेटर देन तो ये भी नहीं है, लेकिन 60 से भी ग्रेटर देन है, 50 से भी ग्रेटर देन है, तो फिर तो ऑब्वियस ही बात है 60 भी काम कर जाएगा, 50 भी काम कर जाएगा। तो हम दो बातें कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर समझा रहा हूँ कि या तो परसेंटेज 60 से 50 से ग्रेटर देन हो और 60 से लेस देन भी हो। तो ये एंड का मतलब ये होता है कि दोनों बातें हों, यानी परसेंटेज इज़ लेस देन 60। मुझे मालूम है मैं थोड़ा तेज़ चल रहा हूँ, लेकिन क्योंकि हम गेम डेवलपमेंट सीखना आए थे, प्रोग्रामिंग सीखने नहीं आए थे, तो ये जब एग्जैक्ट मैं तमाम चीज़ें करवा रहा हूँ जो आगे हम यूज़ करेंगे, और अगली एक क्लास और करवाऊँगा प्रोग्रामिंग की मैं। बट अगर आपको थोड़ा ज़्यादा भी, थोड़ा सा आप मेरे साथ साथ करो, हो जाए, लेकिन थोड़ा भारी रहे दिमाग पे। तो अब आपने इसके बारे में थोड़ा सोचना, जिससे करनी है अपने आसपास, समझो, जाके इंटरनेट पे देखो, अब आपको समझ आने चाहिए, क्योंकि इतना आसान तरीके से आपको समझ आ गई है। अगर ये चीज़ आपको थोड़ा ग्रैब कर रहे हो तो आपको बार बार जब कहीं जाओगे, लॉजिकल ऑपरेटर मैंने बोला ये एंड होता है, क्या होता है, इसकी डिटेल्स क्या होती हैं, आपको समझ आएंगी आगे जाके। नाउ अगर परसेंटेज 50 से ज़्यादा हो, 60 से कम हो, तो सिर्फ आए सी ग्रेड, है ना, और ऐसा सब में करना चाहिए हमें। तो अब मैं जब रन करूँगा तो अब सिर्फ बी ग्रेड आए, सी ग्रेड लिखा हुआ नहीं आया, और ये काम सब में करना पड़ेगा। व्हाट एल्स वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं एल्स, और मैं ये हटा दूंगा। तो अब क्या होगा, एल्स का मतलब ये होता है अगर ऐसा हो तो ये करना, अगर ऐसा ना हो तो ये करना, और फिर अगर ऐसा ना हो तो ये करना। ठीक है, तो अगर मैं ये काम कर दूंगा तो अब सिर्फ एक ही कंडीशन चलेगी सब में से, जो एग्जैक्ट कंडीशन होगी। रन करूंगा तो हमारे पास आ गई 68, और हमारा क्या आ गया बी ग्रेड। मैं परसेंटेज बढ़ाता हूँ, मैं कर देता हूँ 90 मार्क्स मैथ्स में, तो परसेंटेज कितनी हो गई 83, यू गॉट ए प्लस ग्रेड। तो यहाँ पे इफ़ की कंडीशन भी लगाना सीख ली है, कंडीशन लगाना सीख ली है। अगली क्लास हम देखेंगे कि मेथड्स और हमारे ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, और सी शार्प जो कि हमारी ऊफ है, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसमें क्या खास बात है, क्यों हम सी शार्प यूज़ करते हैं। ये आपकी सी लैंग्वेज, जावा, इवन आप रोबोट्स को प्रोग्राम करें, कुछ भी करें, ये तमाम चीज़ें आपकी वहाँ हर जगह यूज़ होती हैं। ये तो प्रोग्रामिंग की इसेंशियल है, ये तो इस दौर में हर किसी को समझ आनी चाहिए। तो होपफुली आपको समझ आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अगली क्लास में मैं आपसे मिलता हूँ और हम देखेंगे अपने ऊफ के कॉन्सेप्ट्स को सी शार्प प्रोग्रामिंग के अंदर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।